हेलो दोस्तों, 5 मिनट स्टडी के इस खास क्रैश कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये सेशन सच में काफी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि हम एक शानदार 3D विजुअल जर्नी के जरिए राजस्थान के वाइल्ड लाइफ ज्योग्राफी को डिकोड करने वाले हैं। एग्जाम्स की तैयारी के लिए ये एक परफेक्ट स्टडी गाइड है जो सारे जरूरी फैक्ट्स सीधे आपके दिमाग में फिट कर देगी। अच्छा, तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के सिलेबस को हमने 4 मेन कैटेगरीज में बांटा है। पहला, संरक्षण अधिनियम और उनकी तारीखें। दूसरा, राजस्थान के राज्य प्रतीक। तीसरा, टाइगर प्रोजेक्ट्स का इतिहास। और चौथा, 3 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। इस तरह चंक्स में पढ़ने से ना एग्जाम के प्रेशर में भी चीजें बहुत आसानी से याद रहती हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है संरक्षण अधिनियम और उनकी तारीखें। देखिए, कोई भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बिना मजबूत कानूनों के काम नहीं कर सकता। ये उसकी एकदम बेसिक नींव है। शुरुआत करते हैं 1972 से, जब भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पास किया, जिसे राजस्थान में 1 सितंबर 1973 को लागू किया गया था। लेकिन ना, गेम चेंजर मोमेंट 1976 में आया। 42nd संशोधन ने वन्य जीवों को संवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास इसे बचाने के लिए कानून बनाने की पावर आ गई थी। अब जरा इस नंबर पे ध्यान दीजिए, 27। ये एग्जाम का एक बहुत बड़ा ट्रैप है। लिटरली कई पुरानी किताबों में आपको राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या 26 मिलेगी, लेकिन ऑफिशियल सिलेक्शन बोर्ड्स 27 को ही सही जवाब मानते हैं। तो भाई, एग्जाम में मार्क्स चाहिए तो 27 ही याद रखना है, 26 नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, राजस्थान के राज्य प्रतीक। यहाँ हम उन खास जानवरों और पक्षियों की बात करेंगे जो राजस्थान की इकोलॉजिकल पहचान है। अब यहाँ इस तुलना को देखिए, एक तरफ है चिंकारा और दूसरी तरफ है ऊंट। यहाँ वाइल्ड और डोमेस्टिक का फर्क समझना बहुत क्रूशियल है। चिंकारा, जिसे गजेला बनेटी भी कहते हैं, वो हमारा वन्य राज्य पशु है। वहीं ऊंट को पालतू राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। मतलब आप ऊंट तो पाल सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर चिंकारा को पालने की कोई परमिशन नहीं है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे तारीखों का जाल कहते हैं। अक्सर एकेडमिक किताबों में आपको चिंकारा के लिए 1983 या गोडावण के लिए 1982 की तारीखें मिल जाएंगी, लेकिन मल्टीपल चॉइस एग्जाम्स में हमेशा 1981 वाली तारीखों पर ही टिक करना है, क्योंकि भर्ती बोर्ड्स इसी को सही मानते हैं। तो इस ट्रैप से बचकर रहना है। अब बात करते हैं राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण की। इसे सोहन चिड़िया या माल मोरडी भी कहते हैं। इसकी सबसे अलग बात पता है क्या है? ये पक्षी काफी भारी होता है और मादा गोडावण कोई घोंसला नहीं बनाती, बल्कि सीधे नंगी जमीन पर अपना इकलौता अंडा देती है। अब आप ही सोचिए, जमीन पर अंडा होने की वजह से ये जंगली जानवरों के शिकार के लिए कितना वल्नरेबल हो जाता है। और ये डेटा देखिए, ये सच में अलार्मिंग है। पूरी दुनिया में मुश्किल से 200 गोडावण बचे हैं और इनमें से लगभग 180 सिर्फ राजस्थान में है। राजस्थान इनका आखिरी सबसे बड़ा घर है। और इसी खतरे को देखते हुए 2013 में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम की एक बहुत ही जरूरी पहल शुरू की गई थी। ऑलराइट, मूविंग ऑन। हमारा तीसरा सेक्शन, टाइगर प्रोजेक्ट्स का इतिहास। यहाँ कैलाश सांखला जी को याद करना बहुत जरूरी है, जिन्हें हम सब टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो 1 अप्रैल 1973 को इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ और देखते ही देखते इसने राजस्थान में जड़ें जमा ली। उसी साल रणथंबोर में राजस्थान का पहला प्रोजेक्ट शुरू हो गया और फिर काफी बाद में 2013 में मुकुंदरा हमारा तीसरा प्रोजेक्ट बना। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि एग्जाम के दिन के लिए ये लिस्ट एकदम रट लीजिए। अभी राजस्थान में 5 एक्टिव टाइगर प्रोजेक्ट्स हैं: रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर करौली। और छठा यानी कुंभलगढ़ अभी प्रपोज्ड है। एकदम क्लियर? फाइनली हम आते हैं अपने चौथे और सबसे डिटेल सेक्शन पर, 3 राष्ट्रीय उद्यान। ये वो खास एरियाज हैं जिन्हें सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के कानूनों से चलाया जाता है। फटाफट रणथंभौर के बेसिक्स फैक्ट्स देखते हैं। ये 1955 में बना और 1980 में इसे नेशनल पार्क का स्टेटस मिला। ये राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इसे भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। मतलब यहाँ टाइगर्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में घूमते देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। अब देखिए, कंजर्वेशन कोई रुकी हुई चीज तो है नहीं। मध्य प्रदेश के कूनो तक एक 300 किलोमीटर लंबा टाइगर कॉरिडोर प्लान किया गया है
और इसी के साथ इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत भैरूपुरा गांव के 110 परिवारों को वहां से रीलोकेट करना पड़ा। इंसान और वाइल्ड लाइफ दोनों को बचाने के लिए ये सब करना कितना कॉम्प्लेक्स लेकिन ज़रूरी है ना। चलिए अब रणथंभौर से थोड़ा शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि केवलादेव इससे कैसे अलग है। ये राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल पार्क है और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसका नाम वहां मौजूद भगवान शिव के केवलादेव मंदिर के नाम पर रखा गया है। ये लिटरली पक्षियों का स्वर्ग है। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि केवलादेव की ग्लोबल इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। 1981 में ये राजस्थान की पहली रामसर साइट बना और 1985 में राजस्थान का इकलौता यूनेस्को नेचुरल हेरिटेज साइट। और सर्दियों में रूस से आने वाले फेमस साइबेरियन क्रेन तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। आपको पता है फैक्ट्स को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उनके पीछे की कहानियां। ये पार्क भारत के मशहूर बर्डमैन डॉक्टर सालेम अली की वर्कप्लेस रहा है और यहीं से इंस्पायर होके मार्टिन इवांस ने अपनी फेमस किताब भरतपुर बर्ड पैराडाइज लिखी थी। है ना कमाल का फैक्ट। अब लास्ट में मुकुंदरा हिल्स की बात करते हैं। इसका पुराना नाम दर्रा अभयारण्य था। ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। अब एग्जाम के लिए एक प्रो टिप सुनिए। अगर मल्टीपल चॉइस में कोटा और चित्तौड़गढ़ दोनों अलग अलग ऑप्शन में आ जाएं, तो हमेशा कोटा को ही प्रायोरिटी देनी है। एकदम ध्यान रखिएगा इस बात का। यहाँ एक बहुत ही कमाल की चीज मिलती है, गागरोनी तोता। ये इंसानों की हूबहू नकल कर सकता है, लेकिन इसके साथ एक वार्निंग भी जुड़ी है। एक बार किसी ने सोशल मीडिया पर सेल्फी के लिए इस तोते को पकड़ लिया था और नतीजा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सीधा अरेस्ट। इसलिए वाइल्ड लाइफ को दूर से एंजॉय करना ही सबसे बेस्ट है। तो इस पूरे क्रैश कोर्स को खत्म करने से पहले आपके लिए एक सवाल। जब पूरी दुनिया में सिर्फ 200 गोडावन बचे हैं, तो क्या सिर्फ कागजों पर कानून बना देना और लीगल क्लासिफिकेशन कर देना ही काफी है, या जमीनी स्तर पर हमें कुछ और भी बड़ा करने की जरूरत है? जरा सोचिएगा इस बारे में। खैर, आज के इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी तैयारी ऐसे ही जोरों शोरों से करते रहिए।